हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं फ्रीक्वेंट कंटेम्प्ररी इश्यूज पर which vs the importance actually contemporary importance I mean, तो उस पर मैं अपनी वीडियोज करता हूं जिसको मैं समझता हूं कि शेयर करनी चाहिए। मैं भी फॉरेन अफेयर्स के बारे में पढ़ रहा हूं। स्ट्रैटेजिक conundrum shaping India's foreign policy, राजीव सीकरी साहब की है। अभी वेरी रिसेंटली इन्होंने इस बुक को लिखा है। ओवरऑल पढ़ने समझने के बाद मैं इसके लास्ट चैप्टर पर आ चुका हूँ। समझने के बाद मुझे कुछ कीवर्ड्स में अगर इसको डिफाइन करना पड़े तो मैं ये बात कहूँगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है डेफिनेटली ये डिपेंड तो करता ही है कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी है ना। आपकी उसी हिसाब से वैल्यू होती है ना। जिस भी हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ मीन्स इकोनॉमिक, अगर स्टेट की बात करोगे स्ट्रेंथ मीन्स उसकी सॉफ्ट पावर, उसकी हार्ड पावर। और जैसा कि अभी हम एक गुलामी के पीरियड से निकले थे, पॉलिटिकल इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी थे, अनसेटल्ड सोसाइटी तो सेटल थी बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशनल वैल्यूज, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर सेटल नहीं था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि 15 साल 16 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लगातार की कंटिन्यूअस एक इम्पेटस दिया है ना पॉलिसी को लेकर के, उससे एक कंटिन्यूएशन बना था। नहीं, अपहीवल से ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आया। तो उन्होंने राइट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो नहीं कंट्री का रख दिया। अब राइट था वो रॉन्ग था, वो एक डिफरेंट डिबेट हो सकता है उस पर, लेकिन एक उन्होंने पॉलिसी स्टैंड लिया। अब उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखना बिकॉज ऑफ द है ना एक्सटर्नल प्रेशर्स, तो ये इसको सस्टेन करना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। आपके पास पैसा जेब में ना हो, है ना, और आप प्रिंसिपल बातें करें उछल उछल के, तो इसमें कुछ वैल्यू नहीं होती, फिर रेलिवेंट नहीं होती। आप 20 सालों तक 1970 तक यूएस के साथ आप आटा, दाल, चावल, गेहूँ खरीदते रहे, है ना? तो डिपेंडेंसी आपकी फूड इनसिक्योरिटी पे डिपेंड करती थी, डिफेंस भी पूरी तरह डिपेंड करता था। और आपने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का प्रोग्राम ले लिया, है ना, कि नॉट टू जॉइन एनी ब्लॉक, तो इससे आप आइसोलेशन का शिकार हो गए। इंस्टेड ऑफ दैट पाकिस्तान है ना अपॉर्चुनिटी पाया और उसने यूएस के साथ एंगेजमेंट किया, जिससे उसको टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, मिलिटरली सपोर्ट मिला। पॉलिटिकल सपोर्ट मीन्स यूएन का सपोर्ट। इवन दो को जम्मू एंड कश्मीर रेजोल्यूशंस पर इंडिया के एक्सेशन को क्वेश्चन करने लगा यूएस, है ना। तो ये सारी चीजें यूनाइटेड स्टेट ने नहीं है, भारत के पूरी तरह स्ट्रक्चरली, क्योंकि ज़्यादातर भारत जो है ना अलाइन्ड यूनाइटेड स्टेट की तरफ ही था, सोवियत यूनियन की तरफ बहुत कम अलाइनमेंट था। और भी सोसाइटल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं था, नहीं। 2-4 लीडर का आना-जाना एंगेजमेंट था। सोशलिज्म वगैरह वहीं से लिया गया, कुछ टेक्निकल मिलिट्री सपोर्ट भी वहाँ से मिली। तो यूएस ज़रूर, रशिया ज़रूर इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहा है। इंडिया बेनिफिशियरी रहा है रशिया का, रशिया में सोवियत यूनियन का। तो काफ़ी कुछ इसमें से देखने को मिला, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो डेफ़िनेटली हमारा जो वेट था उस समय, इकोनॉमिक वेट और मिलिटरीली एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल, इवन सोसाइटी के अंदर नहीं उतना लिटरेसी रेट, सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से हम, और ऊपर से हमारी पॉलिसी स्टैंड नहीं, हम किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, रहेंगे नहीं, वगैरह-वगैरह। तो इससे हमें बड़ी डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ी। आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हुई भारत को। 1998 और 91 का जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट और
अ, ये लिबरलाइज़ेशन इकोनॉमिक ओपन अप, ये जो स्कीम 2 ली गई ना स्टेप्स, इसके बाद इंडिया का स्ट्रक्चर जो है एक रिलाय कोई पहले ट्रस्ट नहीं करता था इंडिया पर। मैं सच बता रहा हूँ। कोई कुछ भी बोले, लेकिन इस बुक के पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि भारत में कोई स्टैंडिंग नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं था, कोई इसको सीरियस नहीं लेता था, है ना? अ, तो 98 का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उसके बाद भारत को कुछ वैल्यू मिली, फिर रेलेवेंस उसने गेन की, फिर उसका एक स्ट्रक्चर नज़र आता है ना? काफ़ी बेहतरीन। उसके बाद फिर 2000 के बाद से फिर 2005 और 7, 8 फिर 10 फिर मिस्टर मोदी आ गए राइट टाइम पर। तो ये यहाँ से भारत का आप समझिए कि आज़ादी भारत को मिलती है 2000 के बाद, न्यूक्लियर टेस्ट के बाद। डॉक्टर कलाम जैसे कहते हैं कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, है ना? तो ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यू रखती हैं। हमारी पॉलिसी हमारा एक ग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एक्चुअल में खड़े कहाँ हैं और ओवरऑल इसी तरह हर पर्सनल रिलेशनशिप में भी होता है। अगर आप वैल्यूएबल नहीं होते हैं, तो आप अकेले ही रहते हैं, है ना? तो कोई आपसे रिलेशन क्यों रखे? देयर शुड बी अ रीज़न बिहाइंड दैट, है ना? तो प्रैक्टिकल और प्रैग्मैटिक ग्राउंड पर अगर आप आकर के देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल लाज़मी दिखता है और वैसे ही जैसे पर्सनल रिलेशनशिप में रिलेशन होते हैं, वैसे फ़ॉरेन स्टेट में भी रिलेशन होते हैं, है ना? इंटरेस्ट अगर कोलाइड करता है, तो रिस्पेक्ट होती है, कोऑपरेशन बढ़ता है, अदरवाइज़ लोग नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं किसी के साथ किसी का मोहब्बत है, एफ़िलिएशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इर्रेलेवेंट होंगे तो लोग आपके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे। उनका कोई ग्राउंड नहीं है, ना मोरल है, ना कोई फलाना-ढिमकाना कोई ग्राउंड नहीं होता। बहुत वर्ल्ड जो है एक रूथलेस प्लेस है ना? आप इसको इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते मोहब्बत के साथ, है ना? तो वी हैव टू बी रैशनल ऑलवेज़, प्रैग्मैटिक अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए और अदरवाइज़ आप इर्रेलेवेंट हो जाएँगे। रशिया इंडिया के रिलेशनशिप में भी अप डाउन आए हैं, है ना? वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहा है। जब रशिया 91 में डिवीज़न उसका टूटना हो जाता है, उस फ्रैगमेंट के बाद रशिया भी पूरी तरह हिल गया, ठीक है? तो ये वहाँ से भी भारत का रिलेशनशिप अ, प्रॉब्लम में आया। तो मेरा मान अब ये कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका कोर ऑफ क्रक्स ऑफ द मैटर है। हुँ? अब हम आते हैं हमारे मालदीव जिस पे मैं टॉपिक बनाना चाहता हूँ। मालदीव इंडिया का इंडिया इंडिया नहीं है ना? ये आज पैदा नहीं हुआ इंडिया या मालदीव या फिर बांग्लादेश या फलाना-ढिमकाना जो भी आज स्टेट बने हैं, ये आज पैदा नहीं हुए, है ना? डेफ़िनिटली इनका हिस्टोरिकल लिंकेजेस है, लोगों का आना-जाना। ये जब अभी नया मॉडर्न स्टेट बनता है, मॉडर्न स्टेट की डेफ़िनिशंस नई-नई बनती हैं, लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, तब इससे नेशन में नेशनलिज़्म से उन नेशंस में रिजिडिटी आ जा रही है ना? नेशनलिज़्म की वजह से लोगों में रिजिडिटी आ जा रही है। अपना और दूसरे परायापन नज़र आने लगता है। अदरवाइज़ ये पूरा सब कॉन्टिनेंट इंडिया का ही प कॉम्पोनेंट था। इंडिया इज़ अ मेजर सब कॉन्टिनेंट का पार्ट मीन्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी मालदीव, श्रीलंका ये सारे लोग अपने ही लोग थे, है ना? लेकिन नेशनलिज़्म जब ये आया और स्टेट की डेफ़िनेशन नई हुई मॉडर्न युग में बनी, स्टेट इंडिपेंडेंट हुए, तो उन्होंने अपनी एक नया स्टैंड लेना शुरू कर दिया, है ना? अब वो फॉरेन अफेयर्स उनके साथ मैनेज करना, इंटरेस्ट अलाइन करना, बहुत सारी चीज़ें अप डाउन होना शुरू हो गई इससे, है ना? और उस नेशनलिज़्म के कॉन्सिक्वेंस में अ, पॉलिटिकल करप्शन भी आता है बीच में और जिस तरह से इकोनॉमिक करप्शन भी किया गया, हुँ? इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है, तो करप्शन के कई डायमेंशन्स हैं, है ना? तो चाइना ने जिस तरह से मालदीव को फंड किया, एंटी इंडिया कैंपेन चलवाए वहाँ पे और मैंने देखा है ये मालदीव को। मालदीव के साथ मैंने कहा है ना बहुत दिन से लिंकेजेज़ है, आज से लिंकेजेज़ नहीं है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मालदीव इसको चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में आकर के
और मिस एडवेंचर कर बैठा। हुँ? जब भी जो प्राइम मिनिस्टर को उसने अ, क्लाउन वगैरह-वगैरह बोल दिया। तो ये सारे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिस्टर मुइज़ू जो आजकल अपने यहाँ आए हुए हैं इंडिया के अंदर। आज वो 7th ऑफ अक्टूबर को इंडिया में 5 दिनों तक के लिए स्टेट गेस्ट हैं। तो जब ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे, इसके पहले जब इनकी अपोज़िशन की गवर्नमेंट थी, तो इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में चलाया करते थे। वो भी केवल कहने तक नहीं, इस लेवल तक ये चलाया करते थे कि वो शर्ट भी पहन कर के इंडिया आउट नहीं, एक पूरा सोशल मोबिलाइज़ेशन उन्होंने चला दिया, है ना? जिससे सोसाइटी जो है पोलराइज़्ड हो गई। एंटाई इंडिया बिहेवियर बन गया सोसाइटी का, है ना? कुछ 5.5 लाख लोगों की आबादी है मालदीव के अंदर, जिसमें एक बहुत लार्ज स्केल पर पोलराइज़ेशन हो गई। एंटाई इंडिया सेंटिमेंट वहाँ पे इन्होंने प्रोपेगेट कर दिया विदाउट नोइंग द फैक्ट कि इंडिया के साथ कितना अभी मॉडर्न युग में भी अगर आप अभी मॉडर्न जब से आज़ादी के ये सारे ड्रामे हुए हैं, तब से अगर 47 के बाद से अगर आप देखें, तो इंडिया ने उनको असिस्टेंस 70, 80, 85 बहुत सारे 1985 पे 72 जब भी वहाँ पे साइक्लोन, पानी की प्रॉब्लम वगैरह-वगैरह आती थी, तो इंडिया उनको सप्लाई किया करता था। मीन्स ये है कि अपना एक स्टेट की तरह उसको ट्रीट इंडिया ने किया है। अब वो करीब 1200 को एटॉल्स, आइलैंड्स छोटे-छोटे हैं, तो उन पर सारे में पॉपुलेशन किसी पे रहती है, किसी पे इन्हेबिटेंट्स नहीं रहते, रहते भी हैं। तो ये सारे इश्यूज़ कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ से भी आते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। हुँ? तो इंडिया चाहता था कि ये जो रीजन है वो नहीं है। इंडिया की डोमिनेंस में ना हो मीन्स ये है कि डेफ़िनिटली आप नेबरहुड को एक अगर खुद सिक्योर होना चाहते हैं तो आपका नेबरहुड जो है वो एंटागोनाइज़्ड नहीं होना चाहिए, है नहीं? अम, लेकिन इस तरह से जो शर्ट पहन कर के सोशल मोबिलाइज़ेशन उसने किया, नहीं अ, उससे समाज में उनके सोशल लेवल पर एक पोलराइज़ेशन हो गई एंटी इंडिया कैंपेन में, तो काफ़ी दिनों तक इसने चलाया, है ना? अब क्योंकि रिलिजन भी वहाँ पे दूसरा रिलिजन एक्सक्लूडिंग मुस्लिम रिलिजन आप दूसरा कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते मालदीव के अंदर, है ना? वो आपराधिक कृत्य माना जाता है। केवल वहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं 100% 100% ठीक है। तो इसमें भी एक इंडिया को उसने पोर्ट्रे किया कि नहीं रिलीजियस प्रॉब्लम भी है इंडिया के साथ। तो और इंडिया अब उसको लगता था कि इंडिया में जो हाइड्रोग्राफिक अ, सर्वे करने के लिए एक शिप्स वगैरह कुछ अ, एयरक्राफ्ट वगैरह छोटे-छोटे सर्वे करने के लिए वहाँ पे रखे गए थे कुछ 70-80 नेवल पर्सनल्स भी वहाँ पे थे, उसको ऑपरेट करते थे। 1-2 डॉर्नियर काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट भी उनको 1-2 दिया गया था क्योंकि आइलैंड पे जहाँ पे कुछ पॉपुलेशन छोटी-मोटी 10, 20, 50 लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है इमरजेंसी के दौरान, तो ये एयरक्राफ्ट जो है इनको अ, हॉस्पिटल में हेल्प करते थे यहाँ से वहाँ क्योंकि हर जगह हॉस्पिटल छोटे-छोटे आइलैंड पे उतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है। मेजर प्रॉब्लम्स होती है तो इंडिया इसके लिए भी हेल्प किया उनको। अ, हर जगह उनके साथ बिल्कुल खड़ा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद मुझे को ऐसा लगा कि जो भारत के जो सोल्जर्स हैं इवन नेवी पर्सनल ये इंटेलिजेंस गैदरिंग वगैरह-वगैरह करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और मालदीव के साथ पास इंटेलिजेंस जैसा है क्या, जो गैदर कर लेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। ऐसा कुछ तो है नहीं और तुम्हारे पास है क्या, एसेट क्या है? नहीं। टूरिज़्म है, कुछ लोग आते-जाते हैं, नहीं घूमते-घामते हैं, गाना-वाना गा के सुनते हैं, हवा-पानी लेते हैं, खाते-पीते हैं, एन्जॉय करके चले आते हैं। तुम्हारे पास ऐसा क्या है स्ट्रैटेजिक एसेट जिसको भारत ले लेता तुमसे? नहीं।
आपकी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने में सारी चीज़ें इंडिया ने कभी थ्रेटन नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे को ऐसा लगा कि उनको सिक्योरिटी चैलेंज मुझे लगता है कि मोइज़ू ने इसको बहुत गंभीरता से ले लिया, नहीं? एक पॉलिटिकल टू गेट द विन द इलेक्शन, है ना? गेट इलेक्टेड ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, नहीं? इसमें आप ठीक है, वो चलाते हैं। लेकिन एक सोशल मोबिलाइज़ेशन लेवल पर टी-शर्ट पहन कर के घूमना, इंडिया आउट कैंपेन चलाना, इससे सोसाइटी में पोलराइज़ेशन हो गई। नहीं, उसको मेंड करने में प्रॉब्लम बहुत होगी अभी। नहीं, सोसाइटी एक बार जो मूड बना लेती है, फिर उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अभी मिस्टर मोजू यहाँ पे आए हुए हैं, उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि इंडिया हिस्टोरिकल है, हमेशा ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, ये है, वो है, उनका स्टेटमेंट है। इंडिया ने हमारा असिस्टेंस तो दिया, ये दिया, वो दिया, $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। नहीं, तो मैं तो उनकी अभी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म नहीं आदमी है। उन्होंने पहले कुछ ऐसा किया ही नहीं। अब इनका अगर ये चेहरा अगर 2-3 साल पहले मिलाया जाए ना, तो दोनों मैच नहीं करते। या अभी 4 साल पहले क्या है कि 4 महीना पहले ही मैच कराए जाएँ, जब ये प्रेसिडेंट बने और इन्होंने टर्की का पहले विज़िट किया बीइंग एज़ अ मुस्लिम, नहीं? फिर इन्होंने हमारे दुश्मन, है नहीं? चाइना के साथ लगा इनको कि अगर इंडिया के साथ मैं पंगा ले रहा हूँ, तो दैट मीन्स वी नीड चाइना, है ना? और शायद चाइना ही इनको पॉलिटिकल फंडिंग नहीं किया हुआ है। अ, मैंने कहा वो करप्शन की वजह से इन लोगों ने पैसे लिए होंगे एंटी इंडिया कैंपेन चलाने के लिए। अदरवाइज़ सोशल मोबिलाइज़ेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, इलेक्ट होने के लिए किसी सोसाइटी को ट्रांसफ़ॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। एजेंडा बहुत सारे होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के भी एजेंडा हैं, तो एजेंडे पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर उसको कन्विंस करना। एक सोशल मोबिलाइज़ेशन अलग चीज़ होती है, नहीं? जो इन्होंने विनोम अपने सोसाइटी के अंदर डाल दिए हैं, उसके रिज़ल्ट्स अभी आते रहेंगे। तो मुझी को भी इसमें डबल स्टैंडर्ड देखना हो रहा है और ज़लील हो रहे हैं अंदर से वो खुद भी। लेकिन जब वो ऑफ़िस जॉइन किए हैं, तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो क्योंकि ऑफ़िस के पहले अगर आप बाहर होते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि ऑफ़िशियल एग्रीमेंट्स क्या हुए हैं। नहीं, यहाँ पे इंडियन नेवल फ़ोर्सेस अगर हैं प्रेज़ेंट तो वो क्या करती हैं। आपको नज़र आता है कि यहाँ पे प्रेज़ेंस है, इंटेलिजेंस करेंगे, फलाना-ढिमकाना करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या करेंगे वो पहले से ऑफ़िशियली वो तय है। नहीं, ये ऑफ़िशियल जो पर्सनल होते हैं वही जानते हैं, है ना? लेकिन अब मुझे लगता है कि इससे मौजूद जो है वो एक कुछ ज़्यादा ही इसको समझ बैठे, आगे बढ़ गए और एंटी इंडिया कैंपेन में इतना इन्वॉल्व हो गए कि सोसाइटी को ही उन्होंने चेंज किया। इससे वो इलेक्ट हो गए और हाई मेजॉरिटी में इलेक्ट हो गए हैं। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। हमारे जेब में तो पैसा ही नहीं है। अब हमें भारत को रीपेमेंट करना है जो अभी लोन हमने ले रखा है। अब कैसे करेंगे? है ना? अब अकाउंट में कुल 400 साढ़े 400 मिलियन के करीब, साढ़े 400 मिलियन के करीब है। आपको बिलियन डॉलर लोन रीपेमेंट करना है। कैसे करोगे? अगर इंडिया अभी नहीं एक्शन ले ले, अभी 400 मिलियन डॉलर फिर से इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है। लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहा है कि आपके ऊपर बर्डन ना आए। नहीं, ये सारी चीज़ें असिस्टेंस देने के बाद ऐसा क्या मोहब्बत हो गई कि एंटी इंडिया इन्होंने एक्टिविटीज़ की। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सिक्योरिटी पर्पज़ है, मैंने माना कि इसको एड्रेस किया जा सकता है। आप ना भी इतना बड़ा ड्रामा करते, फिर भी आके प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया से मिलते और बोलते कि भाई साहब आप ये चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, आप इनको वैसे भी आप निकाल नहीं सके। जो 75 पर्सनल हमारे हैं, उनको रिप्लेस कर दिया गया है सिविलियन से। हैं वो प्रेज़ेंट वहाँ पे। अगर वो इंटेलिजेंस गैदर करते, तो सिविलियन कैन डू मच मोर गैदरिंग ऑफ इंटेलिजेंस दैन द आर्म्ड पर्सनल्स, है ना? तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि इंडिया की वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे सोसाइटी में किस तरह से इंडिया बेनिफिशियल है हमारे लिए, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। करीब 20 एमओयू साइन करके आया है 20 विद चाइना के साथ, जिसमें सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भी हैं, है ना?
तो वो कह भी रहा था कि हम इंडिया से नहीं डरते वगैरह-वगैरह, लेकिन आज भी देखिए तो उसका बिल्कुल नया फेस मुझे लगता है कि जो वैक्सीन मैत्री थी ना, वो सही वैक्सीन अब जाके लगाया है मिस्टर जयशंकर ने, है ना? इनको, तो इनका दिमाग जो है वो ठिकाने पे आया। हुँ? तो अब शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन फिर से उसको ट्रस्ट दिया जा रहा है और वो ठीक हो रहा है। So thank you very much, my friends, for watching.